नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। आज साइंस से पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक साउंड को, या जिसको ध्वनि बोला जाता है। ध्वनि क्या चीज़ होता है इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और लास्ट में छोटा सा एक टेस्ट सीरीज है जिसको आपको देना होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है आपको उसमें से कितना प्रश्न आ रहा है। देखिए, ध्वनि क्या होता है। हम सभी सजीव और निर्जीव द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की आवाज़ों से परिचित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सजीव और निर्जीव सजीव और निर्जीव के द्वारा जो उत्पन्न आवाज़ होती है, उत्पन्न आवाज़ से क्या है हम लोग परिचित हैं। ठीक है, अभी फिर क्या होता है, जब आवाज़ से हम लोग परिचित हैं तो इन्हीं आवाज़ को ही वैज्ञानिक भाषा में ध्वनि कहा गया है। जो सजीव और निर्जीव द्वारा उत्पन्न आवाज़ है, इन्हीं को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा गया है, ध्वनि कहा गया है। समझ गए यहाँ तक। अब देखो क्या होता है कि जो भी सजीव या निर्जीव होती हैं उनके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उनकी कुछ ना कुछ विशेषता होती है। सजीव लिख लीजिए यहाँ पे, जो सजीव या निर्जीव होते हैं इनके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी कुछ ना कुछ विशेषता होती है, जिसके माध्यम से क्या होती है, उस वस्तु की पहचान होती है। जिसके माध्यम से क्या होती है, उस वस्तु की पहचान होती है कि वो कौन सा चीज़ है, सजीव है कि निर्जीव है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कहीं पे बोल रहा है कुत्ता, कुत्ते की आवाज़ आपने कहीं पे सुना तो आप ये नहीं कहेंगे कि बिल्ली बोल रही है ना। जैसे कोई भी पशु हुआ, कोई भी पक्षी हुई, इसकी हम आवाज़ को सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा पशु या कौन सी पक्षी बोल रही है। ठीक है, इसी तरीके से निर्जीव चीज़ें क्या हो गई, गिटार जब बजता है और वायलिन जब बजती है, इन दोनों की जो आवाज़ होती है वो डिफरेंट होती है और हमको पता चल जाता है। इससे क्या पता चला हमको कि जो भी वस्तुएं होती हैं उनमें एक क्या होती है, वह विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है। सजीव या निर्जीव जो होता है, इसको हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की अपनी कुछ विशेषता होती है, जिनके माध्यम से उस वस्तु की पहचान होती है। तो पशु पक्षी की आवाज़, गिटार, वायलिन की आवाज़ और बहुत से ऐसे चीज़ें जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, बादल की आवाज़ हो गई, तो सबकी अपनी अलग अलग आवाज़ होती है जिसके माध्यम से हम उसकी पहचान करते हैं। अब बात आई कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो ये ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो होती है कंपन के कारण। किसी भी चीज़ में जो ध्वनि होती है वो वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। तो लिख लीजिए कि वस्तुओं में ध्वनि कंपन यानी वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है, कंपन के कारण होती है। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए एक गिटार है। ठीक, मैं यहाँ पे एक गिटार बना देता हूँ। अब गिटार के तार को, अगर जो गिटार वादक है गिटार को बजा रहा है, गिटार के एक तार को जैसे वो क्या करता है, तार को खींच के छोड़ देता है, तो क्या होता है, सबसे पहले वहाँ पे एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होता है या वेव्स जो भी निकलती हैं। और वो कंपन जब तक होती रहती है तब तक उस तार से आवाज़ आती रहती है, उस गिटार से आवाज़ आती रहती है। जैसे ही कंपन बंद हुआ, जैसे ही वाइब्रेशन बंद हुआ, तो ध्वनि भी हमको सुनाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला कि वस्तुओं में जो ध्वनि होती है वो कंपन यानी वाइब्रेशन के कारण होती है। अब देखिए क्या होता है कि जो ध्वनि है हमारा, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लिखेगा, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ध्वनि क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब बात आती है अनुदैर्ध्य तरंग क्या चीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि माध्यम के कणों का जो कंपन होता है ना, जो माध्यम होती है हमारी, उसके जो
कणों का जो कंपन होता है वह संचरण की दिशा के क्या होता है, समांतर होता है। ओके, तो ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है या है। अब अनुदैर्ध्य तरंग है, इसीलिए क्या होता है, हमारे कानों में या संवेदना उत्पन्न करता है, जो ध्वनि हो गई। अब आगे देखिए, किसी भी वस्तु में हम 4 प्रकार से ध्वनि को उत्पन्न करा सकते हैं। वो चार प्रकार कौन कौन से हैं? किसी भी वस्तु में, लिख लीजिए, किसी भी वस्तु में हम 4 प्रकार से ध्वनि निकालते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? माफ़ कीजिएगा, राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले देखिए, हम चोट मारकर, चोट या आघात मार के कैसे निकाल सकते हैं? जैसे तबला हो गया, ठीक है, जो तबला होता है, ढोल होता है, आपने क्या देखा है, जो भी ढोल होती है उस पर आप लोग क्या आराम से हाथ मारने पे क्या ढोल की आवाज़ आएगी, तबले की आवाज़ आएगी? नहीं, उस पर क्या होता है कि चोट मारनी पड़ती है या हाथों को तेज से मारना होता है, जिसके माध्यम से वो ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरा हो गया आपका कि तार को खींचकर छोड़ देने से, तारों को खींचकर छोड़ देने से, तारों को खींचकर अगर आप छोड़ देते हैं तो भी क्या होती है, उसमें से ध्वनि निकलती है। जैसे गिटार हो गया, गिटार के तार को खींच के छोड़ देने पे क्या होता है, उसमें से आवाज़ निकलती रहती है। तीसरा आपका हो गया क्या, रगड़ने से, किसी भी चीज़ को रगड़ने से, जैसे वायलिन हो गया, वायलिन को क्या होता है, रगड़ते रहते हैं एक स्टिक से, इसकी जो स्टिक होती है उससे रगड़ते हैं तो क्या होती है, उसमें से आवाज़ या ध्वनि निकलती है। और जो चौथा है हमारा, वो क्या है कि फूंक मारकर, तो फूंक मारकर, जैसे शहनाई हो गया हमारा और बांसुरी हो गई, इसमें क्या होता है, फूंक मार के हम ध्वनि को निकालते हैं। तो किसी भी वस्तु में ध्वनि को निकालने के लिए हम लोग 4 प्रकार से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, आवर्तकाल। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग उसको नोट करते हुए चलिएगा। आवर्तकाल क्या होता है, देखिए क्या होता है कि कंपन यानी वाइब्रेशन, इसको आपने पढ़ लिया है। कंपन करने वाली वस्तु, जो कंपन करने वाली वस्तु होती है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा, जो कंपन करने वाली वस्तु होती है उसके द्वारा एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। समझ गए, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो कोई भी वस्तु है, अगर वो कंपन करने वाली वस्तु है तो एक कंपन में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे, आवर्तकाल उसको बोलेंगे। और ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसका नाम है क्या, आवृत्ति। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि प्रति सेकंड किए गए। इसमें क्या हो जाएगा कि प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। क्लियर हो गया। अब देखिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, और इसको डिनोट करते हैं या इसको प्रदर्शित किया जाता है HZ से। इसको HZ या HZ से इसको प्रदर्शित किया जाता है हर्ट्ज को, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी में पूछ लिया जाता है आपसे कि आयाम क्या होता है।
प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, और प्रति सेकंड किया गया जो विस्थापन होता है, कंपनों का विस्थापन होता है, उसको क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तापमान बढ़ता है, जो तापमान होता है इंक्रीज होता है, तापमान बढ़ता है, तो जो ध्वनि की चाल है या ध्वनि का वेग है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कि वायु में अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि हो, ताप बढ़े, ओके, अगर वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़े तो जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड से क्या होता है? बढ़ता है, या मीटर पर सेकंड बढ़ता है। समझिएगा यहाँ पे, अगर वायु में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है तो क्या होगा? ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि ध्वनि के वेग पर विभिन्न कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हेडिंग डाल लीजिए कि ध्वनि के वेग पर पड़ने वाला प्रभाव, ध्वनि के वेग पर पड़ने वाला प्रभाव विभिन्न कारकों द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो विभिन्न कारक कौन कौन से हो गए? जैसे मान लीजिए आपका हो गया टेम्परेचर, यानी आपका जो तापमान हो गया। तापमान में क्या होता है? तापमान से क्या ध्वनि में क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के लिए अभी हमने पढ़ा है कि अगर ताप बढ़ रहा है, अगर जो माध्यम है हमारा वहाँ का तापमान बढ़ रहा है तो क्या होगा? ध्वनि की चाल भी, ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? ध्वनि की वेग। और माध्यम का तापमान अगर घट रहा है तो घटेगा। इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। अगर तापमान बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा? ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, और तापमान घट रहा है तो उसकी चाल घटेगी। अगला हमारा जो कारक है वो है प्रेशर, जो दाब होता है। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब का प्रभाव क्या पड़ता है कि इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के वेग पर। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। प्रेशर का ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी का भी तीसरा कारक है, इसका भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। जो ह्यूमिडिटी होती है हमारी, नमी या आर्द्रता होती है, उसकी क्या प्रभाव पड़ती है ध्वनि पर। तो ह्यूमिडिटी यानी जो आर्द्रता होती है, इसका क्या होता है? ये भी तापमान की तरह ही होता है। अगर बढ़ रहा है, बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है ध्वनि का वेग, और घटने पर, आर्द्रता अगर घट रही है तो घटता है। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। फिर आता है आपका कारक, अगला है माध्यम। पांचवा क्या है कारक? माध्यम या मीडियम। इसमें क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। माध्यम क्या होता है या अवस्थाएं जो होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा ठोस में, माध्यम में सबसे ज़्यादा ठोस में, इसको क्या बोल सकते हैं? सर्वाधिक। फिर द्रव में दूसरे नंबर पे, और सबसे लास्ट में तीसरे नंबर पे गैस में क्या होता है? ध्वनि का वेग या ध्वनि का प्रभाव पड़ता है ध्वनि के वेग का, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। अब आइए देखते हैं जो माध्यम होता है, इसी माध्यम को हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, किसमें कितना ध्वनि का वेग होता है, ठीक है। और वो भी है बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है अधिकतर, जो सबसे साधारण सा सवाल है कि वायु
में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा 332 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में ध्वनि का वेग। इसी तरीके से यहाँ पे आइए मैं आपको बताता हूँ माध्यम, हमारा कौन कौन सा माध्यम होगा और ध्वनि का वेग क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे माध्यम हमारा हो गया, सबसे पहला सबसे ज़्यादा होता है किसमें, हमने पढ़ा है तो सबसे ज़्यादा होता है सर्वाधिक ठोस में। ठोस में होता है सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे, सेकंड पे होता है द्रव, थर्ड पे होता है गैस। अब इसी तरीके से आइए जो निर्धारण करते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा ठोस में, सबसे ज़्यादा ठोस में भी किसमें होता है, तो होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है, ये होता है 6420 मीटर पर सेकंड ध्वनि का वेग होता है एल्यूमिनियम में। फिर लोहा की बात अगर आती है तो लोहा में होता है 5130 मीटर पर सेकंड। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। लकड़ी में, लकड़ी ठोस है कि द्रव, ठोस है, तो इसमें 3700 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि ठोस को सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ, मतलब कि ठोस का जो ध्वनि का वेग है वो सर्वाधिक होता है। फिर आपका आ गया क्या, द्रव। जो डिस्टिल वाटर होता है आपका, आसुत जल जिसको बोलते हैं, आसुत जल का वेग कितना होता है, आसुत जल में ध्वनि का वेग कितना होता है 1498 यानी 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है आसुत जल में। आपकी बात आती है फिर गैस, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग होता है 1269 मीटर पर सेकंड, ये होता है आपका हाइड्रोजन में। फिर बात आती है क्या, जो मैंने अभी आपको बताया कि हवा में या वायु में कितना होता है, तो वायु में होता है 332 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि शुष्क वायु में, जो ड्राई एयर होती है, शुष्क वायु में यानी ड्राई एयर में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो आप बताएंगे 331 मीटर पर सेकंड। और साधारण अगर वायु पूछता है तो वायु में आप 332 मीटर प्रति सेकंड करेंगे ध्वनि का वेग। ठीक है, अब आगे देखते हैं ध्वनि के प्रकार। तो ध्वनि के प्रकार साधारण रूप में अगर बात की जाए तो ध्वनि के 3 रूप होते हैं जिनमें अपोजिट को भी माना जाता है। अपोजिट कैसे हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। साधारण रूप में देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो लाउड एंड वीक साउंड होता है, इसमें क्या होता है, लाउड का मीनिंग होता है क्या, प्रबल, और वीक का मीनिंग क्या होता है, मंद या धीमी। इसमें क्या होता है, जिसकी आवाज़ तेज होती है उसको क्या बोलते हैं, उसकी आवाज़ प्रबल है। जैसे बादल की आवाज़ होती है, जो बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है वो कैसा है, प्रबल होता है। और मंद क्या है, जैसे हम विस्परिंग कर रहे हैं या कागज़ के पन्ने पलटना या कागज़ का पलटना, ये सब क्या है, इसकी आवाज़ कैसी आती है, मंद आती है। लेकिन अगर बादल से इसकी तुलना करेंगे तो आपको पता है कि बादल के जो गरजने की आवाज़ होती है वो प्रबल होती है, वो लाउड होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। आगे देखिए, जो दूसरा इसका पार्ट है या दूसरा टाइप है वो क्या है साधारण के रूप में, ग्रैव। ग्रैव का अर्थ होता है मोटा या मोटी, एंड श्रिल यानी पतली ध्वनि। इसमें क्या होता है, जो मोटी और पतली ध्वनि होती है ये बेस्ड होती है पिच पे। पिच क्या होता है, पिच की हिंदी होती है तारत्व। अब जिसकी पिच हाई होती है उसकी आवाज़ पतली होती है और जिसकी पिच लो होती है उसकी आवाज़ मोटी होती है। इसको मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूँ। अब देखिए, जो हमारा पिच है यानी जो तारत्व है, तो जिसका हाई होगा उसकी आवाज़ पतली, जिसका लो होगा उसकी आवाज़ मोटी। तो पतली में जैसे आपने देखा जो स्त्रियों की आवाज़ होती है, स्त्रियों की आवाज़ हो गई या बिल्ली की आवाज़ हो गई, तो इसमें क्या होता है, पिच हाई होता है। लेकिन इंसान की आवाज़ जो हो गई या शेर की, इंसान यानी मनुष्य जो मानव होता है, मेन होते हैं, उनकी आवाज़, शेर की आवाज़ या कुत्ता हो गया, कोई भी आवाज़ आपने सुना होगा,
तो जिसकी आवाज़ मोटी होगी उसको आप कहते हो इसकी आवाज़ बहुत भारी है, इनकी बात में दम है ना। तो और जैसे लड़कियों की आवाज़ आप सुनते हैं या बिल्ली उल्ली की आवाज़ सुनते हैं, तो इनकी आवाज़, इनकी जो सुर होती है, इनकी जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, ठीक। उसको क्या बोलते हैं? श्रिल बोलते हैं। अब तीसरा जो टाइप है इसमें वो क्या है? प्रिय और अप्रिय, जिसको बोलते हैं प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। इसमें क्या होता है? जो कानों को अच्छा लगेगा उसको बोलेंगे प्लीजेंट, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। प्रिय और अप्रिय। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे कानों को अच्छा लगता है उसको प्रिय, और जो कानों को अच्छा नहीं लगता है उसको हम लोग अप्रिय या गंदा टोन या गंदी आवाज़ बोलते हैं। तो ये आपने साधारण रूप में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आवृत्ति के आधार पर जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, और यही इम्पोर्टेंट है, यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ध्वनि के प्रकार आवृत्ति के आधार पर, यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर। देखिए इसमें क्या होता है, ये 3 प्रकार के हम लोग इसको पढ़े हैं या जानते हैं। पहला होता है हमारा इंफ्रासोनिक साउंड या वेव भी इसको कह सकते हैं। इंफ्रासोनिक वेव या इंफ्रासोनिक साउंड, तरंग या ध्वनि। इसको हिंदी में बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि या अपश्रव्य तरंग। दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक साउंड या वेव, इसको बोलते हैं प्रश्रव्य ध्वनि या तरंग। फिर तीसरा हमारा आता है क्या? ऑडिबल साउंड, इसको क्या बोलते हैं? श्रव्य, यानी जिसको सुना जा सके, श्रव्य ध्वनि, ठीक। अब ये 3 प्रकार के हो गए। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। क्या होता है इंफ्रासोनिक साउंड या अपश्रव्य ध्वनि या तरंग? इसमें क्या होता है कि 20 हर्ट्ज से कम जो आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम जो ध्वनि आवृत्ति की तरंगे होती हैं उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि की आवृत्ति की तरंगे होती हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये होती है ना, इसको इंसान या जो मानव होता है इसको सुन नहीं सकता है। इंफ्रासोनिक साउंड को इंसान सुन नहीं सकता है। और कौन कौन सी जो तरंगे होती हैं वो इंफ्रासोनिक तरंगे होती हैं, जो परीक्षा में पूछा जाता है, उसको मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे होती हैं क्या? इंफ्रासोनिक साउंड। इसको मैं इरेज करके आगे आपको लिखा दे रहा हूँ। देखिए जो मनुष्य की धड़कनें होती हैं, मनुष्य की धड़कनें और भूकंप की तरंगे, ये सब कैसी हैं? अपश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती हैं। और जो जानवर होते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ी चीज़ होती है उन्हीं के माध्यम से ये चीज़ें निकलती हैं। जैसे हाथी, जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली, और डॉल्फिन, इनको निकाल सकती है। जो इंफ्रासोनिक साउंड है इनको निकाल सकती है, इंफ्रासोनिक साउंड को, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए हाथी जो होते हैं, कुत्ते होते हैं, लोमड़ी होती है, हिरन, कबूतर, इन तरंगों को सुनने की क्षमता रखते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। जो हाथी, कुत्ते और हमारे लोमड़ी, तो बहुत सी चीज़ें हैं, हिरन, मतलब मैक्सिमम जो पशुएं होती हैं, पक्षियाँ होती हैं, इनको सुन सकते हैं ना, कबूतर, ये लोग इसको सुन सकते हैं।
और इनको पहले ही आभास हो जाता है, जिसके माध्यम से ये उस जगह को छोड़ देते हैं जहाँ पे कोई ख़तरा आने वाला होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है। अल्ट्रासोनिक साउंड जो हमारा होता है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होते हैं। पराश्रव्य तरंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक आप जानती हैं, मैं पराश्रव्य लिख दे रहा हूँ, पराश्रव्य तरंगे या ध्वनि। इसमें क्या होता है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे क्या कहलाती हैं, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ये उच्च त्वरित की ध्वनि होती हैं, इनमें बहुत हाई पिच होता है। ये उच्च तारत्व की ध्वनि होती है और मानव भी इससे सुन नहीं सकता है। मानव जो इंसान होता है इसको सुन नहीं सकता है, समझ गए। इसको इंसान सुन नहीं सकता है और ये उच्च त्वरित की ध्वनि होती है। 20,000 हर्ट्ज से इसकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। इसको कौन सुन सकता है, तो इसको भी पशु पक्षियाँ सुन सकती हैं। इसको भी जो पशु पक्षियाँ होती हैं वो सुन सकती हैं, जैसे चमगादड़ और जो डॉग हो गया कुत्ता, यानी डॉल्फिन, जो डॉल्फिन मछली होती है, इन ध्वनि को सुन सकते हैं। क्लियर हो रहा है। आपने एक जो साधारण सा एग्जाम्पल है वो सुना होगा। आप बोलते हो कि अल्ट्रासाउंड आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड में जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है या जो ध्वनि तरंग निकलती है उसमें भी यही पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक साउंड लगे हुए होते हैं। ठीक है, पराश्रव्य तरंग या वेव या साउंड होता है किसमें, अल्ट्रासाउंड की जो मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड। SONAR, सोनार में भी इसका प्रयोग होता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा, SONAR। सोनार में भी क्या होता है कि पराश्रव्य तरंगे या ध्वनि का प्रयोग होता है, पराश्रव्य तरंगों का। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। SO से होता है साउंड, NA से होता है नेविगेशन, एंड R से होता है क्या, रैंगिंग। ओके, तो साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग में भी इसका प्रयोग होता है। और कहाँ होता है कि समुद्र की गहराई को जानने में। ठीक है, समुद्र की गहराई को जानने में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि सोनार में कौन सी ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है या कौन सी ध्वनि तरंग निकलती है। तो आप बोलेंगे पराश्रव्य तरंगे होती हैं इसमें, और भूकंप में अपश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक, और इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं। साथ ही साथ कीड़ों को मारने में, बहुत सी ऐसी कीड़े होते हैं उनको मारने में या मछलियों को बुलाने में भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या जो श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, ऑडिबल साउंड होता है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ऑडिबल साउंड या ऑडिबल वेव जो होता है, ऑडिबल साउंड जो होता है वो क्या है, इसको बोलते हैं क्या, श्रव्य ध्वनि। तो इससे आप परिचित हो गए होंगे कि जब हमारा 20 हर्ट्ज से कम होता है, लो होता है, तो क्या होता है, इंफ्रासोनिक। और जब 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, ऊपर होता है, अल्ट्रासोनिक होता है। अगर आपकी जो ध्वनि है, जो ध्वनि तरंग है या जो ध्वनि का आवृत्ति है, वो अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो तो क्या होता है, उसको बोलेंगे ये ऑडिबल साउंड है। 20,000 से ऊपर 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के नीचे हो उसको हम बोलेंगे क्या, यह ऑडिबल साउंड है, इसको इंसान सुन सकता है। तो ऑडिबल साउंड को इंसान क्या होता है, मानव सुन सकता है, ये सुनने योग्य होते हैं। और क्या होता है इनमें, इनकी जो ये 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक की जो स्थिति होती है उसको ऑडिबल रेंज कहते हैं, ऑडिबल रेंज।
यानी इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, श्रव्यता परास इसको बोला जाता है। ओके, और इसे मनुष्य की श्रव्यता सीमा भी कहा जाता है, मनुष्य की श्रव्यता सीमा भी इसको कहा जाता है। तो ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, इसीलिए इसको श्रव्य सुनने योग्य के लिए इसको ध्वनि को इस्तेमाल में लाया जाता है या इसको ध्वनि कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है तारत्व, जिसको बोलते हैं पिच। पिच के बारे में मैंने अभी आपसे बताया कि पिच की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, हाई, और दूसरी कंडीशन क्या है, लो। अगर हाई होगी तो जो आवाज़ होगी वो पतली आएगी और वो बहुत चुभेगी ऐसा लगता है, और लो में क्या होगी, आवाज़ मोटी आएगी। तो पतली आवाज़ आपने देखा है, जो स्त्रियों की आवाज़ होती है वो पतली होती है, और जो मेन लोग होते हैं इनकी आवाज़ मोटी होती है। तो स्त्रियों की जो पिच होती है वो मनुष्य की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या होता है प्रतिध्वनि, जिसको बोलते हैं इको। इको क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि नाम से ही क्लियर है कि ध्वनि का परावर्तित होना। इसमें क्या होता है, प्रतिध्वनि में ध्वनि जो होती है वो परावर्तित होती है। परावर्तित यानी एक तल से टकरा के वापस उसी मार्ग में वापस लौट आती है। आप सुने होंगे कि जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे जाइए, पहाड़ों पे जाइए, तो आप यहाँ से कहीं से खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो होती है क्या, टकरा के वापस ही आपको सुनाई देती है। जैसे आपने अपना नाम लिया तो टकरा के आपको वापस ही सुनाई देगी, लेकिन क्या होगी, वो ध्वनि आप स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे ना। तो क्या होता है ना, इसी तरीके से कि जब हमारी आवाज़ हमको वापस सुनाई दे, उसको क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। और यह एक परावर्तित ध्वनि है, लिख लीजिए, यह एक परावर्तित ध्वनि है जिसे स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। ओके, स्पष्ट रूप से इसको सुना जा सकता है। और स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए, जो स्पष्ट ध्वनि होती है ना, स्पष्ट ध्वनि को सुनने के लिए जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, जो लिसनर होता है, जो स्रोत होता है, यानी श्रोता होता है, जो इसको मान लीजिए आप कोई स्रोत है या श्रोता है, श्रोता और परावर्तक तल, जो परावर्तक तल होता है, इसके बीच की जो दूरी है, श्रोता और परावर्तक तल के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम उसको होना चाहिए 16.6 या कहीं कहीं 17.1 भी लिखा होता है। तो 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, तभी आवाज़ हम क्या होंगे, आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे। ठीक है, और यदि दो ध्वनियों के जो दो ध्वनि होती हैं, दो ध्वनियों में अगर जो समय का अंतराल होता है वो 1/10 यानी 1/10 से कम होता है, तब उस आवाज़ को हम लोग सुन नहीं पाते हैं। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए अनुनाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं अनुनाद क्या होता है। अनुनाद को इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस। क्या होता है, एक बार अनुनाद की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पुल भी टूट गया था, है ना, हैरानी वाली बात। क्या होती है इसको मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। रेजोनेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुनाद। क्या होता है ना, देखिए, जब किसी वस्तु में, जब कोई वस्तु होती है, वस्तु में कंपन की संख्या अधिक हो जाती है, कंपनों की, वस्तु में कंपनों की जो स्वाभाविक आवृत्ति, वस्तु में कंपनों की स्वाभाविक, इधर लिख देता हूँ, स्वाभाविक आवृत्ति जब किसी चालक के, किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है, आवृत्ति के
बराबर होती है। तो क्या होता है, वह वस्तु अपने महत्तम सर्वाधिक आयाम से क्या होता है कि कंपन करने लगती है। फिर से समझिए इसको, क्या होता है कि वस्तु में जो कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति है वह किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के जब बराबर होती है, तब क्या होता है, जो वह वस्तु है, वह वस्तु जो होती है वह सर्वाधिक या महत्तम आयाम से, दिख नहीं रहा होगा आपको, सर्वाधिक या महत्तम आयाम से कंपन करने लगती है। ठीक है, इसी घटना को क्या बोलते हैं, अनुनाद या रिजोनेंस बोलते हैं। अब क्या हुआ था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पुल था, उसका नाम था टैकोमा पुल था। टैकोमा पुल इसी अनुनाद के कारण ही क्या हुआ था, क्षतिग्रस्त हो गया था। उसमें क्या हुआ था कि जो वस्तु के कंपनों का स्वाभाविक आवृत्ति थी, जो पहली स्वाभाविक आवृत्ति थी, वह जो चलने वाले बल की कंपनों की आवृत्ति के बराबर हो गई थी। इसलिए क्या होता है कि जो पुल वगैरह होता है उसके भी जैसे उसकी जो स्वाभाविक आवृत्ति होती है उतना बराबर का, अगर उससे ज़्यादा क्या होता है टन या उससे ज़्यादा भार उस पर होता है तो वो पुल क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी हुआ था। तो वस्तु सर्वाधिक आयाम से कंपन करने लगी थी जब दोनों बराबर हो गए। इसी माध्यम से टैकोमा पुल कहाँ का था, यूएसए का था, वो क्षतिग्रस्त हो गया था। अब विवर्तन क्या होता है इसको देख लीजिए। अब देखिए क्या होता है विवर्तन, डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि जब ध्वनि की जो तरंगें होती हैं वो किसी बाधा के कारण किनारों से मुड़ जाती हैं, इसी घटना को विवर्तन बोलते हैं। लिख लीजिए कि ध्वनि तरंगों का अपने मार्ग में किसी बाधा के कारण किनारों, जो कोर्स होते हैं, किनारों पर मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के कारण ही क्या होता है कि बाहर से आने वाली आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, विवर्तन के इसके कारण ही, लिख लीजिए, इसके कारण ही बाहर से आने वाली आवाज़ हम तक पहुंचती है। ठीक, इसी के कारण बाहर से आने वाली आवाज़ हम तक पहुंचती है। अब सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा सबसे लास्ट पॉइंट वो क्या है, प्रबलता, लाउडनेस। प्रबलता ये क्या होती है, प्रबलता क्या होती है कि यह वह संवेदना है, जल्दी से लिखिएगा, यह वह संवेदना है जिसके आधार पर लाउड का मीनिंग मैंने बताया था प्रबल, व क्षीण जो फेंट यानी जो मंद, इसको कह सकते हो, जो मंद ध्वनि के बीच अंतर किया जा सकता है। यानी लाउडनेस के द्वारा क्या होता है कि प्रबल और मंद ध्वनि के बीच अंतर किया जा सकता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और प्रायोगिक जो मात्रक होता है इसका,
प्रायोगिक मात्रक वो क्या होता है? बेल। इसका लाउडनेस का प्रायोगिक मात्रक क्या होता है? बेल होता है। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए, एक बेल के 10वें भाग, एक बेल का जो 10वां भाग होता है, 10वें भाग को क्या कहते हैं? डेसीबेल। डेसीबेल कहते हैं। ठीक है, एक बेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं? डेसीबेल कहते हैं। और इसे डीबी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डी स्मॉल और बी कैपिटल, डीबी से प्रदर्शित करते हैं। लाउडनेस का क्या है? ये प्रायोगिक मात्रक है। ठीक। और आपसे अगर पूछा जाए कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है वह आयाम पर निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता। अब देख लेते हैं कुछ ध्वनि स्रोत और उनमें कितनी प्रबलता, लाउडनेस होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या? ध्वनि स्रोत और उनका जो लाउडनेस है, प्रबलता है, कितना होता है। सबसे पहले अगर बातचीत करें, जो विस्परिंग होती है, सामान्य फुसफुसाहट, सामान्य फुसफुसाहट में जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो लगभग कितनी होती है? 20 डेसिबल। ठीक। और अगर सामान्य बातचीत हो रही है कहीं पे, तो सामान्य बातचीत में कितनी हो जाएगी प्रबलता? 40 डेसिबल। याद कीजिएगा इसको कि डी स्मॉल और बी कैपिटल लेटर होता है। ओके, या जो डीबी होता है, डेसिबल होता है, वो क्या है? यह प्रायोगिक मात्रक है प्रबलता का। सामान्य बातचीत में 40 डेसिबल और सामान्य फुसफुसाहट में 20 डेसिबल होता है। अगर बात आए तो भारी वाहन, भारी वाहन में कितना होता है? भारी वाहन में होता है 90 डेसिबल। किसमें? भारी वाहन में। और अगर जेट प्लेन की बात की जाए, जो जेट विमान होता है, इसमें कितनी प्रबलता होती है, कितनी आवाज़ आती है? तो आती है किसमें? 120 डेसिबल। और स्टीरियोफोन की बात की जाए, इसमें होता है कितना? 140 डेसिबल। और मिसाइल की बात की जाए, मिसाइल में कितनी होती है? मिसाइल में होती है दोस्तों 180 डेसिबल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ध्वनि का जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों ने आज पढ़ लिया ध्वनि के बारे में, जितनी भी चीज़ें होती हैं ध्वनि से रिलेटेड मैंने सारी आपको बता दी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसके चलते मैं आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो अभी नहीं करा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज़ कराऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी जो फिजिक्स थी ना सुपर टेट की, वो कंप्लीट हो गई। आज जो भी क्लास है लास्ट वाला, यहाँ तक आपकी ध्वनि के क्लास तक फिजिक्स की टॉपिक आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, फिर आपकी मैथ की क्लासेस भी रेगुलर चलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक आप करेंगे और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आपके मनोबल की। अगर आप का जो सुझाव है वो सही होता है तो ताकत मिलती है, इससे और भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।